आज हम प्रकृति के एक बहुत ही पावरफुल डिजाइन प्रिंसिपल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सिद्धांत जिसे शायद हम इंसानों ने पूरी तरह से उलट दिया है। और हम देखेंगे कि एक छोटा सा ब्रिलियंट कीट हमें इस बारे में क्या सिखा सकता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रकृति में क्रिएशन का नियम देखा जाए तो बहुत सिंपल है, पर उतना ही गहरा भी। ये एक विचार इस पूरी चर्चा का केंद्र है कि जो जमीन पोषण देती है वो एक जगह रहती है, स्थिर, और जो बीज है वो यात्रा करता है, वो गतिशील है। स्थिरता और गतिशीलता का क्या कमाल का संतुलन है। तो प्रकृति के इस मूल सिद्धांत को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, स्थिरता और गतिशीलता, इन दोनों की भूमिकाएं एकदम साफ हैं। एक तरफ है स्थिरता, जो आश्रय देती है, पोषण देती है, जैसे कि मिट्टी, और दूसरी तरफ है गतिशीलता, जो खोज करती है, विकास की तलाश में रहती है, ठीक एक बीज की तरह। और यही बैलेंस है जो दुनिया में हार्मनी बनाए रखता है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यही है, प्रकृति का सृजन का नियम, यानी स्थिरता और गतिशीलता का ये अनोखा तालमेल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम यहाँ नारी शक्ति कह रहे हैं तो हमारा मतलब है वो ताकतें जो पोषण देती हैं, जैसे मिट्टी या मधुमक्खी का छत्ता, और पुरुष शक्ति का मतलब है वो ताकतें जो खोज करती हैं, जैसे एक बीज। तो ये जेंडर के बारे में नहीं, बल्कि दो तरह की एनर्जी, दो पूरक शक्तियों के बारे में है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मानवता का वो बड़ा उलटफेर जहां हमने प्रकृति के इस नियम को शायद पलट दिया। और यहीं से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, प्रकृति के डिजाइन में पोषण देने वाली शक्ति स्थिर है और खोज करने वाली शक्ति गतिशील। लेकिन हम इंसानों ने हमने इसे उलट दिया। हमारी जो पोषण देने वाली शक्ति है वो गतिशील हो गई, और जो खोज करने वाली शक्ति थी वो स्थिर हो गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये उलटफेर हुआ कैसे? चलिए इसके पीछे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत शुरुआती दौर में शारीरिक शक्ति, मतलब शिकार करना और कबीले की रक्षा करना, बहुत जरूरी था। इस वजह से शिकारी को एक जगह स्थिर रहना पड़ता था ताकि कबीले की सुरक्षा हो सके। फिर आया कृषि का दौर, और जैसे ही जमीन और मालिकाना हक का कॉन्सेप्ट आया, इसने पुरुषों की स्थिरता को और भी पक्का कर दिया। और आज तक हमारी सोशल सिस्टम्स पोषण पे नहीं, बल्कि इसी ओनरशिप के आइडिया से बंधी हुई हैं। और अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इस पुराने मॉडल का संकट जो आज की दुनिया में फेल होता दिख रहा है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और एआई ने सारे नियम बदल दिए हैं। अब फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि बुद्धि की, दिमाग की जरूरत है। लेकिन हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो अभी भी कहीं ना कहीं अतीत में ही अटका हुआ है। इसको समझने के लिए दिल्ली जैसे शहर का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, जब पॉल्यूशन और पानी की कमी जैसी चीजें जिंदगी के लिए खतरा बन जाती हैं, तब भी लोग वहीं अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहचान, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी है। और यही सोच प्रकृति की सबसे समझदारी भरी प्रतिक्रिया, यानी माइग्रेशन को रोक देती है। तो ये एक बहुत ही सीधा सवाल है जो हमारे मौजूदा सिस्टम पर सवाल उठाता है। अगर माहौल रहने लायक नहीं है तो वहां क्यों रहें? अब आते हैं इस कहानी के हीरो पर, यानी चौथे भाग में, मधुमक्खी का मॉडल, जो शायद प्रकृति का समाधान है। मधुमक्खियों का समाज, क्या बेहतरीन उदाहरण है। रानी मधुमक्खी स्थिरता का प्रतीक है। वो छत्ते को एक जगह बनाए रखती है। जो वर्कर बीज हैं वो पोषण और विकास का काम करती हैं। और जब भी संसाधन कम होते हैं तो पूरी की पूरी कॉलोनी एक साथ एक होकर माइग्रेट कर जाती है। ये प्रकृति के सिद्धांत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और मधुमक्खियों से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यही है, असली सुरक्षा अडैप्ट करने में है, किसी चीज पर कब्जा करने या उसे ओन करने में नहीं। ये हमारे ओनरशिप बेस्ड सोसाइटी के विचार से एकदम अलग है। तो चलिए अब अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, भविष्य के लिए संतुलन बनाना। शायद मानवता का अगला कदम यही हो। तो हम अपने समाज को इस नेचुरल मॉडल के हिसाब से फिर से बैलेंस कैसे कर सकते हैं? पहला कदम, स्थिरता को पोषण देने वाली ताकतों से जोड़ें, जैसे कम्युनिटी या एनवायरनमेंट। दूसरा, गतिशीलता को इनोवेशन और खोज को सौंपें। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिक्योरिटी को इंडिविजुअल ओनरशिप से हटाकर कलेक्टिव फ्यूचर पर फोकस करें। और ये विचार हमारे आज के टेक्नोलॉजिकल युग से बिल्कुल जुड़ता है। एआई हमें पुरानी फिजिकल स्ट्रेंथ बेस्ड भूमिकाओं से आजाद करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोबिलिटी को, गतिशीलता को फिर से अपनाने का एक सुनहरा मौका है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो कोएग्जिस्टेंस के पूरे दर्शन को एक लाइन में बता देता है। मधुमक्खियां हमें यही दिखाती हैं कि एवोल्यूशन कोऑर्डिनेशन से होता है, कंट्रोल से नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या कोएग्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व ही हमारा अगला विकास है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।